नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते की कुछ खास क्रिप्टो खबरों के साथ शुरू करते हैं मार्केट के साथ। मार्केट का हाल मिला जुला से ही रहा। काफ़ी सारे रेड टोकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा टोकन्स हरे में भी हैं, जिसमें कि सेलेस्टिया का नया टिया टिया टोकन है, रेंडर है, और टाओ। ये दोनों क्रिप्टो एआई नैरेटिव में आते हैं, इसलिए ये काफ़ी हारे में है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे एवल एवक्स एवलांच का जो टोकन है, ये भी हरे में नज़र आ रहा है। इसके बारे में हम कुछ खबरें पढ़ेंगे आगे, जिसकी वजह से ये हरे में नज़र आ रहा है। तो मिला जुला सा ही रुझान रहा है मार्केट में। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में कितना नया पैसा आया है। कॉइन शेयर्स की जो इस हफ्ते की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ऑलमोस्ट दो 300 मिलियन डॉलर्स, यूएस मिलियन डॉलर्स इस बार इस 7वें हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट में आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रिकॉर्ड है। 7 हफ्ते मिलाकर एक हफ्तों का हम ये पॉजिटिव इनफ्लो दिखा है हमको, और इतना ज़्यादा इनफ्लो भी हमने कभी पहले नहीं देखा। तो इसमें से ज़्यादातर पैसा बिटकॉइन में ही गया है, जैसे कि आप समझते हैं, अब तक देखते आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नाम रहा इथीरियम, जिसमें ऑलमोस्ट 50 यूएस डॉलर्स मिलियन डॉलर्स गया है। और तीसरे नंबर पे है सोलाना। तो ये रहा है मार्केट का रुझान इस हफ्ते। तो पहली खबर पे कूदते हैं। अच्छा, OKX जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो अब अपना खुद का एक लेयर 2 चेन बनाने वाला है। और ये इसके लिए उन्होंने पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप की है। पॉलीगॉन सीडी के, जैसे कि आप जानते हैं, एक रोल अप फ्रेमवर्क है, जिससे कि आप जीरो नॉलेज बेस्ड लेयर 2 नेटवर्क्स खुद के बना सकते हैं। OKX अब मेरे ख्याल से ये तीसरा एक्सचेंज है जो कि लेयर 2s बनाने वाला है। पहला ऑब्वियसली कॉइनबेस है रहा है। दूसरा क्रैकन, जो कि अभी डिसाइड कर रहा है कि वो किस रोल ऑफ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा अपना लेयर 2 के लिए। और तीसरा है OKX, जिन्होंने पॉलीगॉन को चुना है। तो इसके ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। OKX में अराउंड 50 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और ये बहुत बड़ा यूज़र बेस है। अब इस यूज़र बेस को अगर हम डीफाई या डिसेंट्रलाइज्ड जो वर्ल्ड है पब्लिक ब्लॉकचेन्स की, उस पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उस उसके साथ अगर इंटरेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज बना लेते हैं, तो ये कुल मिलाकर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो कि है, मतलब OKX के लिए तो है ही है, क्योंकि यूज़र एक्टिविटी बढ़ेगी, उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। और साथ ही साथ डीफाई और डिसेंट्रलाइज जो वर्ल्ड है ब्लॉकचेन की, उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अभी ये जो 50 मिलियन यूजर्स हैं, ये बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग करते होंगे और कुछ नहीं। तो अब ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके स्टेकिंग, लेंडिंग, डिसेंट्रलाइज सोशल गेमिंग, जो भी चीज़ें, ये सब कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर क्रिप्टो एडॉप्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। चेन बाउंड एक रिसर्च कंपनी है, उन्होंने एक नया वेबसाइट निकाली है, जिसको वो बोलते हैं ग्राफाना, सॉरी, यूलिसी। और इससे आप इथीरियम का जो नेटवर्क है, जियोग्राफिकल जो एक्सटेंट है या नेटवर्क है, उसको आप भली भांति देख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या दिखा रहा है हमें। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, तो ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये इथीरियम के नोड्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इथीरियम के नोड्स हर जगह पे हैं, दुनिया में हर कोने पे हैं। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इथीरियम एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। अगर आपको किसी भी क्षण इसके बारे में दुविधा थी कि इथीरियम एक्चुअली में बोलता तो है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, पर ये नोड है कहाँ, तो आप इस वेबसाइट का यूज करके देख सकते हैं कि देखिए, इस तरह ये नोड्स हर जगह पे मौजूद है।
कुछ कुछ मोटे मोटे एरिया, जैसे ये वाला एरिया आपका या ये वाला एरिया हाई कॉन्सेंट्रेशन का एरिया आपको दिख रहा है, ये ज़्यादातर इसलिए क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि AWS या हर्ट्सनर या गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर्स हैं। तो हालांकि काफ़ी कंसंट्रेशन है, पर आप ये भी देख सकते हैं कि उसके अलावा काफ़ी सारी जगह पे इथीरियम के नोड्स मौजूद हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं। ओके, एवेलांच के टोकन प्राइस पॉजिटिव होने के पीछे ये पहली खबर है। JP मॉर्गन, विजडम ट्री और एवेलांच और कुछ अदर ब्लॉकचेन कंपनियों ने मिलके एक ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट करा है। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो मुख्य कारण था वो ये टेस्ट करना था कि फंड मैनेजर्स जो हैं वो कैसे रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज, परचेज और सेल कर सके रियल टाइम में अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक टोकन फंड मैनेजर एक ब्लॉकचेन पे हो, दूसरा फंड मैनेजर दूसरे ब्लॉकचेन पे हो, और जो ये एक्चुअली जो टोकन्स हैं या जो एसेट्स हैं ये तीसरे ही ब्लॉकचेन पे एक्चुअली रखे गए हों जहाँ पे वो टोकनाइज किए गए हैं। सो इसलिए ये ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो JP मॉर्गन की जो एसेट मैनेजमेंट टीम है उन्होंने विजडम ट्री और अपोलो जो एसेट मैनेजर्स हैं, साथ ही साथ एवेलांच और लेयर जीरो और अदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है। तो उन्होंने एवेलांच को चुना इसके लिए, जो कि एक बड़ी खबर रही उनके लिए। एवेलांच थोड़े से कठिन समय से गुजर रहा है कि पिछले हफ्ते हमने देखा था उन्होंने 12% लोगों को ले ऑफ किया, बट ये एक अच्छी खबर उनके लिए आई है अमिड्स दिस ये बुरी खबर का जो सिलसिला था उनका। तो अब कुछ अच्छी खबरों भी हमको नजर आ रही है। दूसरी खबर जो एवेलांच के लिए एक पॉजिटिव खबर निकल के आई ये थी कि सिटी बैंक का जो फॉरेन एक्सचेंज है, ग्रुप है, उन्होंने भी एवर क्लाउड को यूज करा है एक POC के लिए। नाउ एवर क्लाउड क्या है? एवर क्लाउड पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है, बट एक कस्टम ब्लॉकचेन सर्विसेज है जो कि प्राइवेट और परमिशन है, बट बना ही एवेलांच की टेक्नोलॉजी पे ही है, राइट। अब इसका इस्तेमाल सिटी ने किया है टू एग्जीक्यूट फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स। मींस कि एक करेंसी जैसे US डॉलर से के जापान जापानीज येन के बीच में ट्रेड कैसे किया जाए। तो इसके लिए वो एसेट को आप टोकनाइज करेंगे, US डॉलर को टोकनाइज करेंगे, येन को टोकनाइज करेंगे, फिर दोनों को आपस में बाय और सेल करेंगे। तो मोटा मोटी ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है अगेन एवेलांच की टेक्नोलॉजी को के ऊपर। तो ये दो खबरें थी बड़ी बड़ी एवेलांच के लिए जिसकी वजह से वो हरे में नजर आया। आगे बढ़ते हैं। गेमिंग काफी समय से न्यूज में रहा है, जैसा कि अगर आप ये वीकली रिकैप फॉलो करते तो आपको पता होगा। इस बार भी एक खबर है, सोलाना में के इकोसिस्टम पे गेम है ऑररी, वो एक नया एक्सपेंशन लेकर आ रहे हैं सीकर्स ऑफ टोकेन करके जिसका नाम है, और ये एपिक गेम्स के स्टोर पे लॉन्च होगा एज अ डेस्कटॉप गेम, है ना। तो ये एक बड़ी खबर है। एपिक स्टोर और स्टीम स्टोर जो है ये दो बड़े गेम स्टोर्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग, 99% लोग जाते होंगे गेम्स को सर्च करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। तो ये बड़ा मार्केट प्लेस है और इस पे अगर आपका गेम लॉन्च हो रहा है या लिस्ट हो रहा है तो एक बड़ी बात है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे वॉलमार्ट या रिलायंस स्टोर या फ्लिपकार्ट पे आपका, फ्लिपकार्ट तो खैर नहीं बोलूँगा, फ्लिपकार्ट नहीं, बट कोई फिजिकल ऐसी लोकेशन जहाँ पे चीज़ें रखना, फिजिकल स्टोर में चीज़ें रखवाना या लिस्ट कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी उसी तरीके से ये मान लें। तो शुरू शुरू में तो जो NFT होल्डर हैं ऑरोरा के, उनको इसका अर्ली एक्सेस मिलेगा, बट बाकी कुछ एक्सेस कोड्स धीरे धीरे कम्युनिटी के साथ भी शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप NFT गेमिंग्स में रुचि रखते हैं तो आप ये गेम को, इस न्यूज़ को फॉलो करें और इस गेम को, इसका जो एक्सपेंशन है उसको ट्राई करने की कोशिश करें। अगले खबर पे बढ़ते हैं। कॉस्मोस इकोसिस्टम से कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है इस बार। एक नया प्रपोजल
फ्लोट किया गया था, जिसमें कि एटम जो उनका कॉस्मोस का जो टोकन है इकोसिस्टम का, उसका इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए फ्लोट किया था। अ, अब वो प्रपोजल जब ये न्यूज़ थी, जब 17 नवंबर की न्यूज़ थी, उस समय तो ये शुरुआती में ये इसकी ऑपोजिशन ज़्यादा थी और इसके सपोर्टर्स कम थे। तो इसके पीछे आप कारण क्या है वो समझ लें। एटम का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 14 से 10% के करने के लिए ये प्रपोजल आया था। इसका ये मतलब है कि जो स्टेकिंग एपीवाई है वो भी कम हो जाता है ना। तो ये जितने भी वैलिडेटर्स थे वो शुरू शुरू में इसको अपोज कर रहे थे कि भाई ये नहीं हम चाहते, क्योंकि इससे हमारा स्टेकिंग एपीआर या एपीवाई कम हो जाएगा। बट अगर हम लेटेस्ट इस प्रपोजल का स्टेटस देखें तो ये प्रपोजल पास हो गया है ऑलमोस्ट 50% वोट से। ठीक है। तो स्टेकिंग एपीआर पे फर्क ये था कि वो अभी हाल ही के 19% से गिर कर 13.4% हो जाता। इसी कारणवश काफी सारे बड़े बड़े जो स्टेकिंग प्रोवाइडर्स या वैलिडेटर्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। बट अंततः ये प्रपोजल पास हो गया है। अभी अभी भी 6 दिन बाकी हैं, बट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अब कोई बचा नहीं है वोट करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये तो पास हो गया, विच मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है कॉस्मोस के लिए। और इसके पीछे जो मुख्य कारण वो ये था कि वो यहाँ से स्टेकिंग रेट शुड बूस्ट टू, अगर ये स्टेकिंग रेट बूस्ट कम कर दे तो उनकी आशा ये थी कि जो दूसरे जो प्रोटोकॉल्स या एप्लीकेशंस हैं इस इकोसिस्टम में, वहाँ पे यूजर एक्टिविटी बढ़ती, क्योंकि वहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के जो रेट्स थे वो डिफरेंट या अच्छे होते हैं। तो एक तरीके से यूजर एक्टिविटी सेंट्रलाइज ना हो कुछ जगह पे और उसको इवनली स्प्रेड करने का या फैलाने का मौका मिले, तो उसके ये मुख्य कारण रहा है इस प्रपोजल के लिए। और ये पास हो गए तो ये बहुत अच्छी खबर है कॉस्मोस के लिए। अच्छा, आगे का अगली खबर, इथीरियम का ब्लैक रॉक ने इथीरियम का जो स्पॉट ईटीएफ है वो उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है एसईसी में। हमने 2 हफ्ते पहले इसके बारे में पढ़ा था कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं, और अब जाके उन्होंने इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन एसईसी को सबमिट कर दी है। तो इस ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि इथीरियम का जो लीगल स्टेटस है आज की तारीख में यूएस में वो क्लियर नहीं है कि वो एक सिक्योरिटी है या एक कमोडिटी है। बिटकॉइन तो सब जानते हैं कि वो उसको कमोडिटी है। तो बट अब इस एप्लीकेशन से एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया है एसईसी के ऊपर कि वो जल्दी ही सॉर्ट आउट करें कि इथीरियम क्या वो सिक्योरिटी मानेंगे या कमोडिटी मानेंगे। ब्लैक रॉक ने बड़ी समझदारी के साथ इसको एप्लीकेशन को फाइल किया है। ये आउटसाइड ऑफ द यूएस ज्यूरिसडिक्शन से फाइल किया है, मीनिंग कि वो इस दुविधा में नहीं पड़ेंगे कि वेदर ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी है। राइट। तो एक बार इसको पढ़ देता हूं मैं। In the filing, BlackRock clearly outlines that outlines the regulatory context of the trust, जो कि ये ETF है, stating that it will operate outside of the scope of the US Investment Company Act and that its sponsoring entity does not hold registration as an investment advisor with the SEC. है ना। अब वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते तो फिर उनकी एसईसी उनके ऊपर चढ़ सकता था, कहता कि आप भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, आप सिक्योरिटी मानते हैं इसको या कमोडिटी मानते हैं, ये क्लेरिफाई करें। तो ये सब पचड़े में ना पड़ने के लिए उन्होंने यूएस के बाहर से इसको एप्लीकेशन रखी है। तो अब देखना ये होगा कि एसईसी पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ यही दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड इथेरियम की बढ़ रही है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। और आप देख भी रहे हैं कि हमने देखा मार्केट इन्फ्लोज इथेरियम दूसरे नंबर पे है, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते लगातार, कि इथेरियम में पैसा इन्फ्लो सबसे ज़्यादा आया है, दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पैसा आया है। तो डिमांड तो डेफिनेटली है। और तो अब प्रेशर एसईसी पे पड़ रहा है कि अब वो डिसाइड जरूर करें, जल्दी करें कि ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी। तो
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है कि एक्चुअली में होता क्या है। अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर गेम ओवर, और मेरे ख्याल से इससे बाकी मार्केट्स और बाकी दुनिया की ज्योग्राफीज के जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इस पे नज़र रख रहे होंगे। आखिरी खबर देख लेते हैं इस हफ्ते की। आवे जो एक बहुत सबसे बड़ा लेंडिंग प्रोटोकॉल है, वो अपने आप को रीब्रांड कर रहा है अवारा के नाम से। तो अब बेसिकली क्या था कि आवे जो ग्रुप है उसमें डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल भी था, लेंस प्रोटोकॉल भी था, जो कि आप सब जानते हैं डिसेंट्रलाइज सोशल प्रोटोकॉल है, जिसपे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो उनका नया स्टेबल कॉइन है GHO, वो भी उसी अम्ब्रेला के अंदर आता था। तो अब उन्होंने इसका नाम चेंज करके आवारा कर दिया है, जो कि एक फिनिश वर्ड पे है। इसका मतलब है एक्सटेंसिव, ओपन, स्पेशियल, इंक्लूसिव। तो वो आवारा अब एक अम्ब्रेला हो गया जिसके अंदर आपको आवे भी मिलेगा, लेंस भी मिलेगा, GHO स्टेबल कॉइन भी मिलेगा, और बाकी और एप्लीकेशंस जो अब धीरे आगे आएंगी वो आवारा के नाम से इस आवारा के अम्ब्रेला के अंदर होंगी। तो ये थोड़ी एक रीऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हैं इसको आप, थोड़ी सहूलियत हो लोगों को समझने में, क्योंकि पहले ये आवे के अंदर ही था और आवे खुद का डीफाई प्रोटोकॉल भी था, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था। अब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये आखिरी खबर रही इस हफ्ते की। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ रिकैप पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब के लिए नमस्ते।